हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्गी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020। सबसे पहले दोस्तों हम ये बताएंगे कि आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020 वो है क्या चीज़। एक्चुअली शिक्षा में बहुत से बदलाव होना, शिक्षा में अलग अलग नीतियाँ लाना, शिक्षा में बहुत से सिद्धांतों को अलग तरीके से विकसित करना ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार ही शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है या इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, या स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा पॉलिसी है जो अब चेंज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी वो 1900 यानी 1968 में सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पर चेंज हुई थी हमारी। उसके बाद 1986 में जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया था। तो इससे पहले भी 2 बार शिक्षा नीति में परिवर्तन आ चुके हैं और अब पूरे 34 साल बाद 2020 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति प्रणाली का गठन हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है कि आखिर शिक्षा नीति की, शिक्षा प्रणाली की, नई शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि हमेशा किसी भी चीज़ में बदलाव लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पुरानी चीज़ें चलती आती हैं तो इससे ना ही विकास हो पाता है, ना ही देश सशक्त बन पाता है, ना ही उसके नागरिक सशक्त बन पाते हैं। तो इसीलिए बदलाव बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी स्तर में हो। तो इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन मकसद यही था कि शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी यूनिवर्सल एजुकेशन बनाना, ताकि हम केवल एक क्षेत्र तक सीमित ना हो, हम देश के स्तर पर, हम आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा सकें। तो मात्र शिक्षा ये नहीं है कि रटंत हो या कुछ भी हो, हमने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलती। तो यही शिक्षा नीति का ये है कि आप व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी ऑक्यूपेशनल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, कि हमें केवल मात्र किताबों तक सीमित नहीं रहना, हमें कुछ सीखना भी है। यानी हमारे जिसमें हमारी दिलचस्पी है, जिसमें हमारी रुचि है, हमें उसको भी आगे करना है। जैसे कि हमारी, मान लो हमें किसी चीज़ की हॉबी होती है, हमें बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की हॉबी है, हमें बिजली का काम करने की हॉबी है। तो ऐसी हॉबीज़ को भी इसमें रखा गया है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ आपको व्यवसायिक कार्य में भी कार्य किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी 2 बार शिक्षा नीति में बदलाव आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया? तो सबसे पहले इसरो के एक वैज्ञानिक है हमारे, कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। ठीक है। और एक मुख्य बात ये भी है कि शिक्षा नीति जो HRD मिनिस्टर, आपको पता है HRD डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, जो शिक्षा एजुकेशन में चेंजेस करता है, कुछ भी करता है, तो उसका नाम भी बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बताइए कि कस्तूरी रंगन किसकी अध्यक्षता में शिक्षा नीति का गठन हुआ, किसकी? तो कस्तूरी रंगन, इसरो प्रमुख वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा की नीति में बदलाव हुआ। उसके बाद HRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो शिक्षा नीति का क्या लक्ष्य था कि वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक रूप में महाशक्ति बनाना और भारत की शिक्षा को एक सार्वभौमिकरण के रूप में
उसको गुणवत्ता उच्च करना। ठीक है, तो ये कब ये पॉलिसी लागू की गई? ये 29 जुलाई 2020 और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट थी वैश्विक स्तर पर लाने के लिए, और इससे पहले भी 2 बार शिक्षा नीति चेंज हो चुकी है और किसकी अध्यक्षता में हुई है, और HRD डिपार्टमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इतना आपको समझ आ गया होगा। सेकंड थिंग ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं क्या क्या है। मतलब कहीं बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा क्या है जो पहले हमने नहीं पढ़ा अब पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, जो यानी तीसरी बार चेंज हो रही है, हमारी शिक्षा में बदलाव तीसरी बार हो रहा है। दूसरा है कि इसको तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब से कोरोना आया था तो उसके बाद हम डिजिटल तरीके से अपनी शिक्षा को ले रहे थे, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो ऐसा कभी भी समय आ सकता है जब हमें तकनीकी से जुड़ना पड़े। इसीलिए शिक्षा में अब डिजिटल क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी कि टेक्निकल क्षेत्र में इसको ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि बच्चे केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर न रह सके, वो ऑनलाइन भी पढ़ सके। तो ये शैक्षणिक स्तर को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को डिजिटल तरीके से शिक्षा देने का मतलब ये होता है कि हम केवल किताब से नहीं पढ़ते। हम कहीं आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑडियो विजुअल के थ्रू से, जिससे बच्चों को ईजिली समझ आता है। क्योंकि हम कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, तो हमें रैदर देन पढ़ने के अलावा हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें उससे इंटरेस्ट आता है वीडियो देखने में। तो थर्ड पॉइंट ये है कि नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में भी इसमें जोर दिया गया है। यहाँ पे मुख्य बिंदु यही है कि हमें हमारी क्षेत्रीय भाषा को या हमारी क्षेत्रीय भाषा में उस विषय को पढ़ने में हमें इस विषय को पढ़ने को मिलेगा हमें। जैसे हम किसी भी क्षेत्र के हैं, जैसे हम उत्तराखंड के हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं, तो वहाँ की जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी तो हम उस विषय को उसमें पढ़ सकते हैं। ये इसमें प्लस पॉइंट होगा उन बच्चों के लिए जिनको क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने का शौक़ है, या क्षेत्रीय भाषा में जिनको अच्छा लगता है कि हम अपनी भाषा में पढ़ें, हम क्यों पढ़ें दूसरी अंग्रेजी में क्यों पढ़ें या इसमें क्यों पढ़ें। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा को बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी राज्य की जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगी वो सारा जो पाठ्यक्रम होगा उसको उसमें ट्रांसलेट किया जाएगा और उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है 6ठी कक्षा में बच्चों के व्यवसाय परीक्षण, यानी कि मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक रूप में शिक्षा की महत्ता को बताया गया है, यानी व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई की जाएगी। फिर है इस नई शिक्षा नीति की यही भी विशेषता है कि 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को ही रखा जाएगा, यानी कि छात्र कोई भी स्ट्रीम नहीं चुनेगा। स्ट्रीम मतलब होता है जैसे आप 10वीं पास करते हैं और आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, या कुछ भी सब्जेक्ट है, यानी कोई भी विषय लेना पड़ता था आपको पहले, जैसे हमने भी लिया था 10वीं पास करके। हमें किसी को कॉमर्स लेना है नंबरों के हिसाब से, या किसी को कोई भी चॉइस के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो भी विषय पढ़ने में रुचि है या आपकी कोई भी स्वेच्छा से आप पढ़ सकते हैं। यानी आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको कॉमर्स पढ़ने का शौक़ है तो आप कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पोल साइंस में रुचि है, तो आप पोल साइंस भी ले सकते हैं। तो इसमें ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है ये। और बाकी शिक्षा नीति में एक और चीज़ है कि इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, यानी 6ठी कक्षा से कंप्यूटरी भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, ताकि बच्चे आगे इनोवेटिव चीज़ें कर सकें, यानी बच्चे नए नए इन्वेंशन कर सके, नए नए सॉफ्टवेयर बना सके। तो 6ठी कक्षा से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी।
तीसरा है कि वर्चुअल लैब भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी जहाँ पे इंटरनेट सेवाएं वगैरह या बच्चों को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। यानी बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बच्चों को अलग अलग चीज़ों से प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाया जाएगा, जिससे बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा, इसमें शिक्षा नीति में मेन विशेषता यही है कि यह 12 साल की एक स्कूली शिक्षा है, यानी 10+2 के पैटर्न को बदलकर, यानी जब 10वीं तक हम पढ़ लेते थे उसके बाद हमें स्ट्रीम चुननी है, हमने दो क्लासेस और पढ़नी है, उसके बाद हमने बीए, तो ये 10+2 का पैटर्न गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो इसके बदले 5+3+3+4 के नए सेक्शन पैटर्न को रखा गया है। तो ये आखिर ये पैटर्न है क्या? तो सबसे पहले तो इस पैटर्न को हम समझ लेते हैं। इस पैटर्न को ये है कि हमें प्री प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्री प्राइमरी होता है नर्सरी से लेके केजी, यानी प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, तो ये 3 क्लासेस प्लस पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, यानी 5 साल। प्री प्राइमरी के 3 साल प्लस आपके फर्स्ट क्लास प्लस 2 साल, तो यानी ये 5 साल हो गए शुरू के। तो यह 5 सालों में बच्चों की नींव को तैयार किया जाएगा। यानी बच्चा केवल ये नहीं है कि वो छठी से फर्स्ट में जाएगा, उसके बाद वो इंग्लिश सीखेगा फिर, यानी बच्चों को 3 साल से ही, यानी 5 साल तक बच्चों की फाउंडेशन मजबूत की जाएगी। यानी बच्चा प्री प्राइमरी में भी पढ़ेगा, जैसे आंगनबाड़ी जाता है वो या प्ले में जाता है वो प्री प्राइमरी हो गया, उसके बाद वो नर्सरी में जाता है, केजी में जाता है, फिर वो फर्स्ट में जाता है, फिर वो यानी 7 साल तक, यानी 7 साल तक बच्चा, 3 से 7 साल तक का बच्चा, यानी पूरे 5 साल, दूसरे तक पूरे 5 साल उसकी फाउंडेशन को तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे के 3 साल, यानी कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जिसमें उन्हें संख्यात्मक ज्ञान दिया जाएगा, यानी संख्या, यानी बच्चे पैटर्न या न्यूमेरिकल चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे, छोटे बच्चे जो तीसरी से लेकर 5वीं तक के होते हैं। आगे के 3 साल छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, ठीक है। फिर बचे 4 साल, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जिसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई स्ट्रीम चुनना है, कुछ चुनना है, यानी हम अपने हिसाब से अपने वैकल्पिक विषयों को, जो भी हमें विकल्प दिए जाएंगे, हमें कुछ भी चुनना है, हमें कुछ भी पढ़ना है, तो हम ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये 10+2 का पैटर्न को हटाकर हमें 5+3+3+4 के नए सेक्शन पैटर्न को चुना गया, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, यानी कि शिक्षा का यूनिवर्सल तरीके से, शिक्षा को यूनिवर्सल स्तर पर लाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, यानी हमारे कई ऐसे फील्ड हैं जिनको अभी नहीं, फ्यूचर में इनके बारे में गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया कि इनको, जैसे मेडिकल और लॉ है, ये ऐसी 2 स्ट्रीम्स हैं जिन्हें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा अभी फ़िलहाल, तो ऐसे ही है। तो फिर मेन इस चीज़ में, एजुकेशन पॉलिसी में यही चीज़ें हैं कि 10+2 पैटर्न को हटाकर गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 के पैटर्न को चुना गया है, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगला यह है कि इसके मुख्य तथ्य क्या है। नई शिक्षा नीति के मुख्य तथ्य कि इसमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम को, यानी हमारे सिलेबस को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यानी हम बोरिंग बुक्स जो वैसी होती थी बच्चों की, तो बच्चों को अच्छी बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि अगर बच्चों को क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की रुचि है, तो सारी विषय, सारे सिलेबस को, सारे पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो बच्चों को और रुचि होगी पढ़ने में। उसके बाद छात्रों को, अगर कोई और, एक और चीज़ है इसमें कि अगर आगे जाके छात्र कोई कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, कोई सब्जेक्ट बीच में उसकी रुचि हट जाती है उससे, तो वो दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। एक निश्चित अवधि के बाद वो दूसरे कोर्स को भी पढ़ सकता है, यानी उस पर कोई भी दबाव नहीं होगा कि उस कोर्स को उसने ख़त्म करना है, उसके बाद ही उसको अगर चुनना है तो वो दूसरा, अगर उसे नहीं पसंद वो कोर्स, तो वो दूसरा भी चुन सकता है। उसके बाद मुख्य तथ्य एक यह भी है कि यह अभी तक तो शिक्षा नीति पूरे राज्यों में लागू नहीं की गई। तो सबसे पहले तो शिक्षा नीति
केवल अभी कुछ राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में ही लागू की गई है, तो जिसमें कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। लेकिन हमारे भारत का एक राज्य उत्तराखंड है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है इसी 2022 से। और मुख्य तथ्य है कि 2030 तक उच्च शिक्षा संस्थान भी खोले जाएंगे, यानी कि हर जिले में, भारत के प्रत्येक राज्य के हर जिले में, यानी हायर एजुकेशन कोई भी हो, जैसे बच्चे पलायन करते हैं दूसरे देश, दूसरे राज्य से जा शिक्षा पाने के लिए, हम उत्तराखंड से हम दिल्ली आते हैं या हम दिल्ली से कहीं और जाते हैं क्योंकि हमें वो शिक्षा नहीं मिल पाती वहाँ पे। इवन हम गांव से इधर जाते, तो हर जिले में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान भी खोले जाएंगे जिससे बच्चों को वहीं पे शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, बच्चों अच्छी शिक्षक प्रशिक्षक के साथ। और नई शिक्षा नीति का एक मेन स्नातक यानी 12वीं तक तो हमने समझा था कि 12वीं तक हाँ हमने ऐसे पढ़ना है, लेकिन आगे बीए में जो स्नातक के बच्चे होंगे चाहे किसी भी, तो वो यानी बीए जो होगा उनका 3 से 4 साल तक का कर दिया जाएगा, यानी 3 से 4 साल का बीए छात्रों के बहुविकल्प प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 1 साल के कोर्स, यानी कि केवल बीए ऐसा कोई कोर्स नहीं, अब बीए या कॉमर्स या ऐसे, यानी बच्चों को मिले जुले सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी बच्चों को 3 से 4 साल का कर दिया जाएगा। अर्थात ये नहीं है कि 4 साल तक हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने 1 साल का बीए करा है, ठीक है, तो तुमने छोड़ दिया उसको और तुमने कोई और कोर्स कर लिया, लेकिन तुम्हें दोबारा बीए ज्वाइन करना है तो तुम उसको सेकेंड ईयर से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अब फिर से फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यानी अगर हम बीए 1 साल का करते हैं तो हमें गवर्नमेंट प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर 2 साल का करेंगे तो हमें एडवांस डिप्लोमा प्रोवाइड कराएगी, और अगर 3 साल में हमें डिग्री दी जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 साल तक खींचना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल के कोर्स सुनकर बीए से स्किप कर दिया कि हमें नहीं करना डीयू से, हमें तो दूसरे उससे करना है, वहाँ 3 साल का करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 से 4 साल का बीए 3 साल की डिग्री है और 4 साल का कोर्स करने पे आपको रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। तो बाकी ई लर्निंग पे जोर दिया गया है। ई लर्निंग मतलब होता है कि हमें किताबी ज्ञान पर निर्भरता कम कर दी जाएगी, यानी बच्चों का बैग भारी नहीं होगा, यानी बच्चे केवल किताबों पे नहीं, यानी बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स पर या उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उनकी, यानी ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले पाठ्यक्रम में जो दिव्यांग मतलब होते हैं जो बेचारे बच्चे हैंडीकैप होते हैं, तो उनके पाठ्यक्रम में ये बदलाव, उनको उसी तरीके से उनका पाठ्यक्रम उसी तरीके से बनाया जाएगा कि उन्हें समझ आए। जैसे जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेन लिपि या उनके लिए ऐसे ही शिक्षक प्रोवाइड किए जाएंगे जो उन चीज़ों में प्रशिक्षित हों। तो शिक्षकों का भी इसमें अहम रोल होगा। ऐसे शिक्षक प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनको दिव्यांगजन तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो क्या क्या है, कि हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो बच्चे को तकनीकी शिक्षा से और डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जो आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ। बाकी क्षेत्रीय और मातृभाषा को सिखाने पर भी जोर दिया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो क्षेत्र जिसका जो भी जैसे राज्य सरकार प्रोवाइड करवाएगी। बच्चों की पदोन्नति पर भी रखा जाएगा। और एक मेन बात और भी है कि 2030 तक बीएड 4 साल का होगा, यानी जो बीएड पहले 2 साल का होता था या पहले 1 साल का होता था फिर 2 साल, अब 4 साल का, यानी बीए प्लस बीएड यानी 4 साल का होगा। उसके बाद एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। जो हम एमए के बाद करते थे एमफिल की 2 साल, तो उसकी डिग्री को भी, यानी हमें डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसकी सुविधा दी जाएगी, यानी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे हम
स्विमिंग हो गया या हम कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी हो गया तो हम वो भी उसकी भी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेन चीज़ है 4 स्टेजेस, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि 5+3+3 4 का फॉर्मूला जो गवर्नमेंट ने अपनाया है 10+2 को छोड़ के, तो वो क्या चीज़ है, उसकी 4 स्टेजेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ही मेन इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो बेसिक से स्टार्ट है। सबसे पहले तो पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन मतलब है कि बच्चे हमेशा छोटे से, यानी कि 3 साल के बाद बच्चों का 3 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चों का फाउंडेशन पीरियड होता है। यानी बच्चे अगर इस एज में बच्चों को अगर सही भाषा कौशल में ध्यान दिया जाए या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में या कुछ भी, तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। तो जो उनकी फाउंडेशन स्टेज होती है बच्चों की, वो 3 से 7 साल तक की होती है। तो गवर्नमेंट ने इसी रूल को फॉलो करके 3 से 7 साल यानी अर्थात 5 साल तक के 5 साल तक के बच्चों को भाषा कौशल व उनकी शैक्षिक के बदलाव में जोड़ दिया। यानी 5 साल प्लस पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, यानी 7 साल के बच्चों को भाषा कौशल पे जोड़ दिया है, उनके बोलने के स्किल्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके बाद है दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इसमें कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों को रखा गया है। यानी जो 3 साल थे, यानी ऊपर के 5 साल, फिर उसके बाद 3 साल, यानी कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को। तो इस स्टेज में बच्चों के संख्यात्मक कौशल को, यानी कि न्यूमेरिकल, यानी बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सके अच्छे से, यानी भाषा यानी मैथ्स की लैंग्वेज को किसी भी सॉल्व कर सके, सम्स को, यानी कोई भी नंबर्स को न्यूमेरिकल, यानी कुछ भी हम संख्यात्मक कौशल बोलते हैं जिसको, उसको मजबूत बनाने पे जोर दिया कि बच्चे आगे जाके मैथ्स में वीक ना हो। यानी बच्चों को सरल तरीके से संख्यात्मक कौशल को मजबूत बनाने पे जोर दिया जाएगा। उन्हें क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा, यानी बच्चों को उनकी भाषा भी सिखाई जाएगी। यानी बच्चों को उससे वंचित नहीं रखा जाएगा कि बच्चों को उनकी भाषा नहीं आती, अर्थात 3 वर्ष तक वे अपने संख्यात्मक और क्षेत्रीय भाषा की स्किल को बढ़ाएंगे। यानी इसमें संख्यात्मक और क्षेत्रीय भाषा पे जोर दिया गया है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है मिडिल स्टेज, जहाँ पे 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे रखें, यानी 6 क्लास टू 8 क्लास। यानी इसमें यह बच्चे सम्मिलित हैं जिन्हें इनको कोडिंग सिखाई जाएगी। यानी बच्चों को वेबसाइट परीक्षण के साथ साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद स्टेज है लास्ट वाली सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9वीं से लेकर, यानी 9th क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे होंगे। तो ये 4 साल हो गए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसमें पुराना पाठ्यक्रम खत्म कर, यानी पुराना जितना भी सिलेबस था, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पुराना, उसको सारा खत्म करके वैकल्पिक एक ऑप्शनल सिलेबस बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें विषय चुनने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी उन्हें खुद अपने सब्जेक्ट चुनने की, जो उनकी रुचि है, आगे जो भी वह सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह कॉमर्स के पढ़ना चाहते हैं या आर्ट्स के या मिक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उनकी स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 स्टेज है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, यानी बच्चे केवल पुरानी शिक्षा, आ रही शिक्षा पे जोर नहीं, वोकेशनल पढ़ाई पर भी फिलहाल 5%, क्योंकि हमारे देश में जो वोकेशनल पढ़ाई है जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ 5% है अभी तक। तो जिसे गवर्नमेंट ने तय किया है कि 2025 तक बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी 50% ऐसे लोग बच्चे हों जो वोकेशनल पढ़ाई पढ़ सके, जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सके, जो व्यावसायिक रूप से पढ़ सके, ताकि अपने जीविकोपार्जन का साधन मिल सके उन्हें आगे। उसमें पढ़ाई जैसे बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजली का काम करना, जैसे हमारी हॉबीज़ होती हैं अलग अलग। तो अगर हम अपने हॉबी के अकॉर्डिंग करते हैं कोई भी चीज़, तो हमें उसमें दिलचस्पी होती है। तो इसीलिए बच्चों प्रेशर नहीं होगा, बच्चों को जो मन करता है, यानी बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जो मन करता है करने का, उन्हें उसके भी ऑप्शन उनको तरह तरह से मिलेंगे स्कूलों में। तो ये तो हो गया वोकेशनल एजुकेशन पे। उसके बाद है मध्य स्तर पर, जो मैंने आपको बताया था कि केवल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं, हम हिंदी इंग्लिश सीखते हैं, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखते हैं, हम संस्कृत भी सीखते हैं, हम उर्दू भी सीखते हैं, हम पंजाबी भी सीखते हैं, बस हमें, लेकिन
अब जो गवर्नमेंट ने अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई चीज़ें डाली हैं वो ये है कि हमें इसमें विदेशी भाषाओं को सीखने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी को फ्रेंच सीखनी है या चाइनीज़ या जैपनीज़ या स्पेनिश या जर्मन आदि भाषाओं, जैसे हम क्या करते थे, हम जब बड़े होते, हम जब 12वीं पास करते थे तो हम कहीं फ्रेंड से सुनते थे कि हमने कोरियन कोरियन लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं हम, या स्पेनिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये स्कूली स्तर पे ही सीखने को मिलेगा और छोटे से मिलेगा, मध्य स्तर पर, यानी कक्षा छठी से ही शुरू हो जाएगा हमें ये भाषा सीखने का। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी किसी भी चीज़ को, बच्चों की कैचिंग पावर सही होती है, तो बच्चों का बेस बनाया जाएगा भाषाओं, यानी बच्चे केवल अपनी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं, अपितु बच्चे विदेशी भाषाओं पे भी जोड़ दें। अगर जिसको जो भी भाषा अगर नहीं भी सीखनी है, ऐसा दबाव नहीं डाला गया है, जिसको जो सी भाषा में दिलचस्पी है, अगर वो अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी सीखना चाहता है या फ्रेंच अच्छी सीखना चाहता है तो उसको वो भी भाषा का। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपको समझ आ गई होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। एंड थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।